सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पर। और शुरुआत करते हैं आज के एक विशेष टॉपिक विशेषण की, जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक परीक्षा के अंदर, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जहां हिंदी व्याकरण शामिल होती है उसमें यहाँ से प्रश्न है वो मुख्य रूप से पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और निश्चित तौर पर आप अपना संबल है वो प्रदान करें ताकि हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। चलिए बात करते हैं विशेषण जो टॉपिक है इसकी। देखिए क्या होता है, विशेषण मुख्य रूप से ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम जो है उनकी विशेषता बताते हैं। अब देखिए दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, एक है विशेषण और एक है क्रिया विशेषण। किसी भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण है, और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है वो है क्रिया विशेषण। आज अपन इन दोनों ही जो टॉपिक हैं विशेषण और क्रिया विशेषण, इनकी चर्चा करेंगे। विशेषण चूँकि विकारी शब्द होते हैं। देखिए हिंदी के अंदर जो शब्द हैं वो दो तरह के हैं, एक विकारी, ठीक है, विकारी शब्द विकारी, और दूसरा है अविकारी। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये जो चार टॉपिक हैं वो शामिल होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये आपका क्रिया, ये शामिल होते हैं। अब देखिए जैसे विशेषण है, इसमें अपन ने यहाँ देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है नीला। अब ये जो है वो जो करता है उसके लिंग के आधार पर या वाक्य के अंदर जो वचन है उसके आधार पर, काल के आधार पर जो शब्द हैं जिनका स्वरूप बदल जाता है वो होते हैं विकारी शब्द। तो अब देखो यहाँ पर जैसे अपन कहें कि यह शर्ट नीला है ना, यह कमीज़ नीला है, ठीक है, या आसमान नीला है। अब अपन कहेंगे यह टोपी नीली है, तो देखो नीला नीली लिंग के साथ परिवर्तित हो गया ना, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, एक विकारी शब्द हुआ। ठीक इसी प्रकार से कुछ संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम हैं, क्रियाएं हैं, वो क्या होती हैं, बदलती हैं, उनका स्वरूप बदलता है, तो ये तो होते हैं विकारी। अविकारी के अंदर कौन कौन से आते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले, है ना। जैसे अपन कह रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है ना, एक सेंटेंस लिखें अपन, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पर क्या बताया, जो अच्छा शब्द है ये एक विशेषण है और ये राम की विशेषता बता रहा है, तो कर्ता की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो यहाँ पर अच्छा शब्द है वो विशेषण है। यहीं अपन जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राम अच्छा गाता है, राम अच्छा गाता है, तो यहाँ पर अच्छा शब्द है वो राम की विशेषता नहीं बता रहा, यहाँ है ये अच्छा शब्द है वो गाने की विशेषता बता रहा है कि राम है वो कैसा गाता है, अच्छा गाता है। तो गाना क्या है, एक क्रिया, और इसकी विशेषता बताई, तो यहाँ पर अच्छा शब्द है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं उनकी अपन चर्चा, और ऐसे टॉपिक हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए आज के इस सेशन के अंदर मुख्य रूप से अपने जो विकारी शब्द हैं उनके अंदर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया हैं वो पहले हो चुके हैं। अब एक ये विशेषण जो है ये बचा हुआ है, ये तो देखेंगे विकारी शब्दों के अंतर्गत, और अविकारी के अंदर क्रिया विशेषण, ठीक है। और उसके बाद में समुच्चय बोधक अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे और एक छोटी सी क्लास के अंदर, और ये सभी टॉपिक हैं वो आज कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में ही कि विशेषण क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि कोई भी जो शब्द हैं मुख्य रूप से उनकी वाक्य के अंदर प्रयुक्त क्रिया के अलावा जो मुख्य रूप से वाक्य के अंग हैं, है ना, उनकी विशेषता बताता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, इसके यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है साथ साथ में, जबकि भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ती है, ठीक है, यानी भाषा है वो सुंदर बनती है, विशेषता बताने से सुंदर बनेगी ही बनेगी। अब देखिए परिभाषा, तो ये परिभाषा तो पहले ही आ चुकी है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए विशेषण शब्द है ये शब्द की विशेषता बतलाता है, जिस शब्द की विशेषता बतलाएगा वो विशेष्य कहलाएगा, ठीक है। जैसे अपन ने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द है उसने राम की विशेषता बताई, तो राम यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए नीला आकाश, तो आकाश का रंग कैसा है, नीला,
तो यहाँ पर नीला तो क्या है, विशेषण, और आकाश क्या है, विशेष्य है। ठीक है, छोटी पुस्तक, तो छोटी ये शब्द क्या है, विशेषण, और पुस्तक क्या है, विशेष्य। भला व्यक्ति, ठीक है, तो भला व्यक्ति के अंदर भला क्या है, विशेषण, और व्यक्ति क्या है, विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीला, छोटी, भला ये विशेषण है, और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति ये सब क्या हैं, विशेष्य हैं। यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बताएगा वो विशेष्य कहलाएगा। अब विशेषण है वो 5 प्रकार के हैं। तो देखिए कौन कौन से 5 प्रकार हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले यानी कि विशेषताएं हैं वो किस किस प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं। तो विशेषताएं या तो कोई गुण बताया जाएगा, ठीक है, या विशेषता किस शब्द से बताई जाएगी, जो संख्या बताएगी, है ना, कि जैसे बहुत व्यक्ति हैं, है ना, अधिक धन है, ठीक है, कम पड़ता है ना, तो ये क्या है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है ना, संकेतवाचक या व्यक्तिवाचक, ये अलग अलग क्या हैं, विशेषण हैं। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो इन 5 प्रकार के हो सकते हैं। यानी कोई भी शब्द है वो किसी दूसरे शब्द की संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता सकता है, उसकी संख्या बता सकता है, उसकी मात्रा बता सकता है, उसके बारे में कोई संकेत कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, मुख्य रूप से उनके बारे में वो किस प्रकार के हैं स्वरूप को बता सकता है। गुणवाचक, सबसे पहले अपन बात करें गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण को, अब ये गुण हैं वो कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी प्रकार का गुण भी हो सकता है, साथ में अवगुण भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा यानी कि स्थिति, उनका बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुराना कमीज, है ना, तो कमीज का गुण बताया यहाँ पर क्या, पुराना है। काला कुत्ता, तो कुत्ते का रंग बताया यहाँ पर कैसा है, काला। मीठा आम, तो आम का टेस्ट बताया यहाँ पर कैसा है, मीठा, है ना। तो गुण बताया कि नहीं बताया, यहाँ पर मुख्य रूप से विशेषता बताई है ना, गुण बताया, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में अपन बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। सीधी सीधी बात है कि संख्या का बोध करवाएंगे वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। चलिए बात करते हैं अपन संख्यावाचक विशेषण के अंदर। तो संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम या गणना यानी नंबरिंग इसका बोध करवाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्या है वो निश्चित भी हो सकती है और संख्या अनिश्चित भी हो सकती है, ठीक है। संख्यावाचक में जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना। अपन कहें कि यह वस्तु उस वस्तु की तुलना में चौगुना बड़ी है, चौगुना लंबी है, चौगुना भारी है, ठीक है। अब चौगुना भारी है लेकिन वो पहले वाली वस्तु कितनी भारी है इसका पता नहीं है, है ना। तो यहाँ पर चौगुना तो है लेकिन चौगुना कितना है ये क्या है, निश्चित नहीं है ना। इसके प्रकार से यूं, अब यहाँ पर या 1, दूसरा, तीनों, चौगुना, ठीक है, ये क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक। और इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन अनिश्चयवाचक। तो कई, अब कई कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते। चौगुना है वो चौगुना ये तो निश्चित है कि भाई जो पहले वाली वस्तु है उसका कितना गुना है, 4 गुना। तो पहले वाली वस्तु है वो तो निश्चित नहीं है लेकिन जो उसका 4 गुना है ये क्या है, निश्चित है। तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक हो गए। अब यहाँ पर कई, अपन यूँ कहते हैं कई गुना, है ना, तो फिर ये क्या होता, अनिश्चयवाचक होता। बहुत, सब, ये सब क्या हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं, ठीक है। इसके बाद में है परिमाण यानी कि मात्रा को बताने वाले वे शब्द जो कि किसी पदार्थ की मात्रा, तोल या माप आदि का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। इसके भी 2 उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। यानी कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे अपने कहा 2 लीटर, तो यहाँ पर कितना लीटर निश्चित हो गया ना, 2 लीटर। 5 किलो, 3 मीटर, तो ये क्या है, निश्चित है। अपन कहें कि थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये अनिश्चित। यानी कि अब जैसे थोड़ा पानी देना, अब थोड़ा में कितना देना, है ना, ये क्या है, अनिश्चित परिमाण है, अनिश्चित मात्रा है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक के अंदर देखिए क्या आता है कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं, ठीक है, किंतु विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, है ना, इनको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, संज्ञा
या जो सर्वनाम हैं उनकी विशेषता प्रकट करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप से ये सर्वनाम हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, है ना, तो कौन सी गेंद को, इस गेंद को। अब ये एक अपने आप में क्या है, सर्वनाम भी है और गेंद की विशेषता भी बता रहा है। गेंद की ओर, कौन सी गेंद की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि इस गेंद को मत फेंको, तो गेंद की तरफ इसने क्या किया, संकेत किया। तो ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण भी है और चूंकि ये क्या है, सर्वनाम भी है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। उस पुस्तक को पढ़ो, तो पुस्तक की तरफ संकेत किया कि कौन सी पुस्तक को, उस पुस्तक को, तो संकेतवाचक विशेषण। कोई सज्जन आए हैं, तो सज्जन की तरफ क्या किया, इशारा किया, है ना। इस इन वाक्यों के अंदर क्या है, इस, उस, कोई, ये शब्द क्या है, सार्वनामिक या फिर गेंद, पुस्तक, सज्जन, उनकी तरफ इशारा करने वाले विशेषण हैं, यानी कि संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, इसके बाद में करते हैं अपन बात तो व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाई हैं, लेकिन वाक्य के अंदर क्या कर रहे हैं, विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। हालांकि ये संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में किसी अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। तो एक संज्ञा दूसरी आ गई ना, तो कहने का मतलब ये हो सकता है कि व्यक्तिवाचक विशेषण हैं वो संज्ञा शब्दों से पहले लगते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द से पहले आने वाला जो विशेषण है वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। यह आराम से इसकी पहचान हो सकती है। संज्ञा शब्द से पहले लगने वाला जो विशेषण है वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे बनारसी साड़ी, तो साड़ी यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है, और उससे पहले कि कौन सी, कहाँ की साड़ी, बनारस की, तो बनारसी साड़ी, है ना। कश्मीरी सेब, तो कहाँ के सेब, कश्मीर के, कश्मीरी सेब, सेब की विशेषता बताई, है ना। बीकानेरी भुजिया, तो यहाँ पर ये क्या है, ये बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी, ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञाओं से पहले लग रहे हैं। ठीक है, और संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने मुख्य रूप से विशेषण देखे अलग अलग 5 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक जिसमें गुण दोष रंग रूप की चर्चा होती है। संख्यावाचक में निश्चित या अनिश्चित संख्याएं बताई जाती हैं, 1 2 3 4 ऐसे, है ना, निश्चित या फिर अनिश्चित, है ना, कई, सब, इस प्रकार से। परिमाणवाचक के अंदर भी निश्चित और अनिश्चित परिमाण बताया जाता है। संकेतवाचक के अंदर इशारा किया जाता है किसी तरफ। ठीक है, मुख्य रूप से ये संज्ञा शब्द ही होते हैं, ये सर्वनामिक शब्द होते हैं, सर्वनाम के रूप में काम में आते हैं, तो इनको सर्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं। और व्यक्तिवाचक विशेषण हैं वो संज्ञा ही होती हैं, लेकिन संज्ञा से पहले लगकर जो दूसरी संज्ञा है उसकी विशेषता बताती हैं, इसलिए क्या कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे विशेषण। इसके बाद में प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। तो देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है ना, तो वह परिश्रमी है, ये भी एक वाक्य बनता था, और परिश्रमी शब्द है वो वह, इस शब्द की क्या बता रहा था, विशेषता बता रहा था। परिश्रमी विशेषता बता रहा है, तो परिश्रमी यहाँ पर विशेषण है, लेकिन परिश्रमी भी कितना, बहुत ज़्यादा, तो ये परिश्रमी की भी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, तो ये बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। शीला अति विनम्र लड़की है, अब सेंटेंस बनता था शीला विनम्र लड़की है, तो शीला की विशेषता तो विनम्र शब्द ने बता दी, तो विशेषण हो गया विनम्र। लेकिन विनम्र भी कितनी, बहुत ज़्यादा, अति विनम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अति शब्द है वो क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे प्रविशेषण। अब विशेषण की रचना, यानी कि विशेषण है वो बनता कैसे है, किस किस तरह से विशेषण का निर्माण किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, तो कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अन्य जो अव्यय हैं उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, उनमें प्रत्यय जोड़ करके भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। तो या तो कुछ शब्द हैं वो मूल रूप से विशेषण हैं, या फिर अन्य शब्दों के अंदर प्रत्यय जोड़कर क्या बनाए जाते हैं, विशेषण बनाए जाते हैं। तो मूल रूप में विशेषण है वो तो ठीक है ना। मूल रूप में जो नहीं है तो फिर संज्ञा से प्रत्यय कैसे बनाया जाएगा, तो संज्ञा प्लस प्रत्यय जोड़ेंगे और क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। देखिए, जैसे रंग है ना, रंग शब्द क्या है, एक संज्ञा है, और कौन सी, जातिवाचक संज्ञा है। ईन प्रत्यय लगाया, रंगीन बन गया, है ना। राष्ट्र, ईय प्रत्यय, राष्ट्रीय। ठीक है, स्वर्ण प्लस इम प्रत्यय लगाया, स्वर्णिम। ठीक है, बनारस, ई प्रत्यय लगा, बनारसी, जैसे अपन ने अभी देखा बनारसी साड़ी, है ना। ये जयपुर में ईया प्रत्यय लगा, जयपुरिया। तो
तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि ये जो संज्ञा शब्द हैं इनके अंदर अलग अलग प्रत्यय लगा करके क्या बनाए जा सकते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द यानी विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे सर्वनाम है, इससे विशेषण बनेगा, तो यही प्रत्यय लगाकर, जैसे मैं और एरा प्रत्यय लगाया मेरा, ठीक है, ये क्या बन गया, विशेषण बन गया, ठीक है ना। अब ये मेरा शब्द है, ये यहाँ पर क्या हो सकता है, निजवाचक सर्वनाम भी हो सकता है ना। लेकिन जैसे जैसे अपन यूँ कह सकते हैं कि मेरा पेन, है ना, मेरा पेन, तो यहाँ पर पेन की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर मेरा शब्द, किसका पेन, मेरा पेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पेन अपने आप में संज्ञा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से मेरा शब्द अगर उस वाक्य में जुड़ रहा है, जैसे मेरा पेन मुझे दो, है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जो आपका विशेषण रहेगा वो, ठीक है। तुम के अंदर हारा प्रत्यय जोड़ा और क्या बन गया, तुम्हारा, ये विशेषण विशेषता बता रहा है, किसका, तुम्हारा, यूं। इसके बाद में क्रिया से बनने वाले विशेषण, तो क्रिया के अंदर भी प्रत्यय लगा करके, जैसे वंदन है, इसमें ये लगाया, है ना, वंदन करना, वंदना करना, ये एक क्रिया है, इसमें ये प्रत्यय लगा, वंदनीय, कि फला व्यक्ति है वो वंदनीय है ना, वंदनीय मतलब प्रार्थना करने योग्य है, मतलब भला व्यक्ति है, तो विशेषता बताइए यहाँ पर। लूट प्लस एरा, लुटेरा, है ना, झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू, है ना, फला व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई झगड़ालू, ऐसे, है ना। अव्यय से विशेषण की रचना कैसे होती है, जैसे बाहर, ये अव्यय शब्द है, कहीं भी इसका परिवर्तन नहीं होता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, इसमें ई प्रत्यय लगा तो बाहरी, है ना, कि कोई बाहरी व्यक्ति, है ना, आया है, तो बाहरी व्यक्ति मतलब व्यक्ति की विशेषता बताई, व्यक्ति कहाँ का है, बाहर का है। पीछे, ये एक अव्यय शब्द है, इसमें ला प्रत्यय जुड़ा और क्या बना, पिछला, ठीक है, तो ये पिछला शब्द क्या है, अगला, पिछला, ये इस प्रकार से क्या होता है, आपका अव्यय से बनने वाले विशेषण होते हैं। तो ये बात हुई अपनी विशेषणों की, जिसके अंदर 5 प्रकार के विशेषण होते हैं मुख्य रूप से, और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आराम से विशेषण है उसको बताया जा सकता है। कौन कौन से गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, व्यक्तिवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, इस प्रकार से अपने 5 प्रकार के विशेषण हैं, उनको देखते हैं और आराम से इनको पहचाना जा सकता है। इसके बाद में तो ये शब्द जो होते हैं, शब्द विचार के अंदर जो विकारी शब्द होते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इनके अलग अलग वीडियोस हैं, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, चैनल के होम पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग वीडियोस हैं, और हिंदी की अलग से हिंदी व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जो पिछले वीडियो हैं वो भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं विकारी शब्दों की, तो विकारी शब्दों के अंदर मुख्य रूप से क्रिया विशेषण आते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, क्रिया विशेषण। उसके बाद में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द हैं वो आते हैं, उनकी चर्चा भी अपन आज ही के वीडियो में कर लेते हैं। तो अविकारी, वैसे अविकारी शब्दों की चर्चा है वो पहले हो चुकी है, लेकिन उनके विस्तृत व्याख्या है वो नहीं हुई है। तो ऐसे शब्द जिनके स्वरूप, लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये अव्यय का मतलब ए प्लस वे, यानी कि नहीं, खर्च, यानी कि परिवर्तन नहीं होता हो, कोई भी परिवर्तन नहीं होता हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब, तब और, है ना, तथा, अथवा, है ना, या, ये सब शब्द जो हैं वो क्या हैं, अविकारी हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन कि अव्यय या अविकारी शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से अव्यय या अविकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने वाले, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है, ये अलग अलग 4 प्रकार के अव्यय शब्द होते हैं। अब क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब क्रिया की विशेषता भी क्रिया के होने के समय को बताते हैं तो कालवाचक हो गए, क्रिया कहाँ हो रही है उसके स्थान को बताते हैं तो स्थानवाचक हो गए, क्रिया किस प्रकार से हो रही है यानी कि क्रिया के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं तो ये क्या होते हैं, रीतिवाचक होते हैं, और क्रिया है वो किस प्रकार, कितनी परिमाण में, कितनी मात्रा में हो रही है, ठीक है ना, तो इसको बताने वाले क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ये तो हुए क्रिया विशेषण। अब समुच्चय बोधक के अंदर है समानाधिकरण और वैधिकरण। समुच्चय बोधक, तो समानाधिकरण के अंदर तो मुख्य रूप से क्या होता है कि 2 समान उपवाक्य होते हैं और उन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला, ठीक है ना, दोनों समान
महत्व रखने वाले उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो तो समानाधिकरण होते हैं, और दो ऐसे वाक्य हैं जिनमें एक मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है, उनको जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेदीकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उसके बाद में संबंध बोधक, और उसके बाद क्या रहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय रहेंगे, जिनकी चर्चा अपन 1 बाय 1 करते हैं यहीं पे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्रिया विशेषण की। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम यानी कि क्रिया को छोड़ करके वाक्य में जो अन्य शब्द हैं उनकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द है तब तो वो विशेषण है, सिंपल विशेषण कहेंगे उसको। लेकिन क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा, है ना। क्रिया विशेषण में यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि शब्द होते हैं, और इनको जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। जब सेंटेंस अपन पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, तो उसमें आराम से ये आ जाएंगे। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के, है ना। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक, इस प्रकार से होते हैं। स्थानबोधक यूँ होते हैं। चलिए देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया के होने के समय को, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो परीक्षा जो है उसके होने के समय को बता रहा है। परीक्षा के होने के समय को बता रहा है कौन? आज, है ना। तुम दिल्ली कब जाओगे, तो ये दिल्ली जाने की जो क्रिया है उसके समय को बता रहा है ना। इन वाक्यों में आज और कब ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अर्थात अन्य उदाहरणों में जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी, जैसे वह अभी अभी बाजार गया है ना, तो बाजार जाने के समय को बताया, है ना। लगातार, वह लगातार कक्षा में प्रथम आ रहा है, तो प्रथम आने का जो कार्य है वो लगातार हो रहा है ना। अब मुझे जयपुर नहीं जाना, है ना, तो जयपुर नहीं जाना यानी समय को बता रहा है, ठीक है ना। तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, ठीक है। मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ, तो अब उठने के समय को बताया जा रहा है ना, प्रातः 4 बजे। तो यहाँ पर देखिए ये सब शब्द हैं वो विशेषता तो बता, ये मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता तो बता रही है ना। पहली बात, विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण है, और क्रिया की विशेषता भी कैसी? समय बता रहे हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब है स्थानवाचक, यानी कि क्रिया या कार्य होने के स्थान को बताने वाले शब्द, है ना। तो पहली बात तो क्रिया के गठित होने को बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण हो गए, और कहाँ गठित हो रही है ये बता रहे हैं तो स्थानवाचक हो गए। ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के गठित होने के स्थान का, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्रिया के गठित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट, ठीक है। यहाँ जैसे अपन यूँ कहेंगे कि आज यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा, आज यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा। तो इसमें देखो, आज, यहाँ, ये दोनों शब्द ही क्या हैं? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब आज खेला जाएगा तो ये तो है कालवाचक, यहाँ खेला जाएगा तो ये है स्थानवाचक। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें हैं वो क्या है? अलग अलग क्रिया के समय को और क्रिया के स्थान को बता रहे हैं, है ना। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो खेल का मैदान कहाँ स्थित है उसके होने के स्थान को बता रहे हैं कि विद्यालय के पास, है ना। रमेश यहाँ रहता है, तो रमेश क्या हो गया यहाँ पर? मुख्य रूप से एक संज्ञा हो गई। रहता है, रहना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब रहना क्रिया है, अब इस रहने के स्थान को बताता है यहाँ, कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, तो ये रहने के स्थान को बता रहा है, इसलिए यहाँ शब्द है वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद अपन बात करते हैं रीतिवाचक। रीति का मतलब विधि, है ना। ये रीतिवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को, यानी क्रिया किस प्रकार से हो रही है उसको अभिव्यक्त करते हैं, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम धीरे धीरे चलते हो, है ना, तो चलने की विशेषता बताई, है ना। तो चलना एक क्रिया है, चलने की विशेषता बताई, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब आप किस प्रकार चलते हो, है ना, चलने की विधि बता दी ना कि धीरे धीरे, ठीक है ना। जरा तेज कदम चलाओ, है ना, तो
कदम चलाने की रीति बताई कि कैसे कदम चलाओ, तेज चलाओ, है ना। झटपट पहुंचना है ना, तो तुरंत पहुंचने को, ठीक है, तो पहुंचने की विधि बताई, है ना, तुरंत। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज, ये सब क्या हैं, रीतिवाचक यानी कि क्रिया होने की विधि को बताते हैं, क्रिया होने के तरीके को बताते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, रीतिवाचक, ठीक है। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय जो क्रिया की अधिकता या न्यूनता, है ना, क्रिया कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ऐसे, है ना, तो आदि परिमाण का बोध करवाते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, है ना, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ आदि, है ना। ये शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक। जैसे वह उतना ही भार उठा पाएगा, है ना, तो यहाँ पर भार का क्या बता दिया, भार उठाने के परिमाण को बता दिया, मात्रा को, उतना ही, है ना। जितना चाहो ले लो, तो लेने का परिमाण बता दिया कि जितना चाहो उतना ले लो, है ना। नदी में पानी अधिक बह रहा है, तो पानी के बहने का परिमाण बताया, कितना पानी बह रहा है, अधिक पानी बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक, ये शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं, यानी कि जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है उसको बता रहे हैं, ठीक है। उसकी मुख्य रूप से परिमाण को यानी मात्रा को, माप को बता रहे हैं। तो ये हो गए मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन कौन से, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो अव्यय या अविकारी शब्द हैं उनके अंदर आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्ययों के अंदर देखो क्या है, समुच्चय मतलब जोड़ने वाले, ठीक है, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले, दो वाक्यों को जोड़ने वाले। अब अगर दोनों वाक्य समान अधिकार रखते हैं तब तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दोनों वाक्यों में एक मुख्य है और एक आश्रित है तो फिर क्या हो गए, वैधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्य के अंश को दूसरे वाक्य के अंश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब जोड़ने वाले, यूँ हो गए। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने का, उसके परिमाण को बताने का, उसके अर्थ को समझाने का, उसके कारण को बताने का, वाक्यों में अंतर करने का, इन सभी के कार्यों को भी ये समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द दो प्रकार के, समानाधिकरण, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा दो मुख्य वाक्य ही जोड़े जाते हैं, है ना, दोनों वाक्य बराबर अधिकार रखते हैं उनको जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। जैसे संयोजक यानी जोड़ने वाले, और जैसे राम और श्याम जयपुर जाएंगे, है ना, तो दो शब्दों को, राम और श्याम, अब दोनों जयपुर जाएंगे, दोनों बराबर अधिकार रखते हैं, दोनों बराबर कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, जयपुर जाएंगे दोनों, तो दोनों को जोड़ा, राम और श्याम, ठीक है, ऐसे। तो यूं, तथा, एवं, ये शब्द क्या है, बराबर अधिकार रखने वाले दोनों शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। विभाजक अव्यय, जैसे राम या श्याम जयपुर जाएगा, है ना, तो या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, ठीक है ना, तो एक को, है ना। वैसे ही या की जगह अथवा, कोई एक, ठीक है, कि, जो, नहीं तो, ना, ठीक है ना। राम जयपुर जाएगा, नहीं तो श्याम जाएगा, है ना। अब ये देखो दोनों वाक्य बराबर थे कि या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, अब नहीं तो शब्द यहाँ पर जुड़ा तो इन्होंने दोनों वाक्यों को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, अलग अलग कर दिया। विरोध प्रदर्शन करने वाले शब्द, ये भी क्या है, समानाधिकरण। विरोध प्रदर्शन करने में भी दोनों के दोनों वाक्य हैं वो समान होंगे, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, ये शब्द क्या हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये आपके शब्द हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यूँ कहें कि अपन यूँ कहते हैं कि जैसे कोई भी सेंटेंस है कि मुझे जयपुर जाना था परंतु मेरे घर पर काम हो गया, है ना, मुझे जयपुर जाना था परंतु मेरे घर पर काम हो गया। अब मुझे जयपुर जाना था ये भी मुख्य वाक्य है और घर पर काम हो गया ये भी मुख्य वाक्य है, दोनों को जोड़ दिया, है ना। अब या तो मैं जयपुर जाता या मैं नहीं गया तो विरोध प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर एक वाक्य है मुझे जयपुर जाना था, अब ये जयपुर जाने को बता रहा है ना, परंतु घर पर काम हो गया, अब घर पर काम हो गया इसलिए मैं जयपुर नहीं जा सका, तो ये परंतु शब्द है वो इन दो विरोधाभासी वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। परिणाम दर्शक, है ना, परिणाम को दर्शाने वाले, है ना, अतः, अतएव, सो, फलतः, है ना, कि तुम पढ़ो, है ना,
जैसे अपन यूँ कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया अतः ऐसा हुआ, है ना, अतः ये हुआ, यानी कि दोनों, यानी रिजल्ट बताने को, है ना, कि वह अच्छा पढ़ेगा अतः पास हो जाएगा, अतः पास हो जाएगा, तो परिणाम को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, अच्छा पढ़ेगा अतः पास ही हो जाएगा। तो ये दोनों परिणाम को दर्शाने वाले यहाँ पर क्या हैं, अतः सो फलतः, है ना, फलतः है परिणाम स्वरूप, ये शब्द क्या हैं, परिणाम को दर्शाने वाले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं वैधिकरण। तो ऐसे अव्यय शब्द जिनमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक क्या होते हैं, आश्रित वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण बताने वाले में क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि, है ना। उद्देश्य बताने वालों के अंदर जो कि, ताकि, ये शब्द क्या है, वैधिकरण, है ना। जैसे राम पढ़ता है क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाने हैं, है ना, तो राम पढ़ता है क्योंकि उसे अच्छे नंबर ही लाने हैं। पढ़ता है मुख्य है, अब इसके ऊपर क्या है, आश्रित वाक्य भी, है ना, तो क्योंकि इसके मतलब दोनों वाक्यों के अंदर एक मुख्य है ना, क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए वो क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। जैसे अपन कहें कि सीता बाजार गई है, सीता बाजार गई है क्योंकि उसे पुस्तक लानी है ना, तो बाजार गई है मुख्य वाक्य है, उससे पुस्तक लानी है, ये उसके ऊपर बाजार जाने के ऊपर क्या है, आश्रित वाक्य है। तो उनको जोड़ने में क्या आ रहा है, क्योंकि शब्द है वो काम में आ रहा है ना। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, है ना, तो यहाँ पर जल्दी उठने के ऊपर आश्रित है कि नहीं है, स्वस्थ रहना, ठीक है, तो ताकि इसको जोड़ने के लिए, है ना, उद्देश्य भी है, उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है ना, स्वस्थ रहने के उद्देश्य को पूरा करना है ताकि जल्दी उठे, है ना, ये। तो इस प्रकार से उद्देश्यवाचक जो होते हैं ये शब्द मुख्य रूप से वैधिकरण के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक, है ना, संकेत देने वाले वैधिकरण समुच्चय बोधक हैं, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, ऐसे, है ना। जैसे यदि राकेश पढ़ता तो पास हो जाता, है ना, तो देखो यदि भी आ गया तो भी आ गया, है ना, यदि राकेश पढ़ता तो पास हो जाता, है ना। यहाँ पर देखिए संकेत दिया जा रहा है ना कि पास कब हो जाता, यदि पढ़ता तो पास हो जाता, है ना। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से स्वरूप को दर्शाने के लिए कि, जो, अर्थात, मानो, है ना, इस प्रकार से, यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्वरूपवाचक होते हैं। अर्थ को या उसके स्वरूप को या उसके मीनिंग को स्पष्ट करने वाले जो शब्द होते हैं, है ना, उनको, उन उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो वैधिकरण समुच्चय बोधक शब्द काम में आते हैं वो स्वरूपवाचक हैं मुख्य रूप से, जिसमें कि, जो, अर्थात, मानो, इस प्रकार से। और जब सेंटेंस देखते हैं तो इनको अपन आसानी से पहचान जाते हैं कि ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके बाद में बात देखते हैं अपन संबंध बोधक, है ना, संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएंगे और वाक्यगत दूसरे शब्दों से उनका क्या दर्शाते हैं, संबंध दर्शाते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब देखो सीता की बहन गीता है, तो ये यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और इसके बाद आ रहा है की, है ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर संबंध बताने वाला है कि नहीं है ना। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, परसर्ग, बाद में आने वाले, है ना, परसर्ग शब्द यानी कि बाद में, संज्ञा के बाद आने वाले। कालवाचक, आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, ठीक है ना। तो जैसे राम के आगे श्याम चला गया, है ना, राम के आगे श्याम चला गया यानी पहले चला गया वो, ठीक है ना। ऐसे वह पीछे, मेरे पीछे आएगा, वह मेरे पीछे आएगा, तो क्या आने के समय को बता रहा है ना कि पीछे आएगा, ठीक है ना। ऐसे स्थानवाचक जैसे पास, है ना, पीछे, जैसे राम के घर के पास श्याम का घर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्थान बता दिया ना पास शब्द ने। तो इसी प्रकार से पीछे, पीछे है वो काल को भी बताता है कि वह उसके पीछे आएगा, पीछे आएगा, कब आएगा यानी बाद में आएगा, है ना। उसका घर मेरे घर के पीछे है, तो यहाँ पर स्थान भी बता दिया, है ना। ऊपर, आगे, ठीक है ना, ये आगे पीछे, ये देखो स्थानवाचक कालवाचक दोनों में आ रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा यूँ कठिन बात नहीं है कि ये स्थानवाचक संबंध बोधक होंगे कि कालवाचक संबंध बोधक होंगे, इतना ध्यान में रखना है कि ये संबंध बोधक होंगे, बस इतना ही है। और वो सीधा सीधा सेंटेंस जब देखेंगे तो आराम से इसको पहचान लेंगे अपन। बाहर, भीतर, समीप आदि।
दिशा दर्शाने वाले, तरफ जैसे मेरी तरफ, और उसकी ओर, पार उस पार, आसपास, है ना, जैसे ताजमहल के आसपास, है ना, इस प्रकार से क्या है, दिशा बताता है। साधनवाचक, है ना, द्वारा, बस के द्वारा, बस के जरिए, मेरे मार्फत, आपके हाथ, है ना, जबानी, ये शब्द क्या है, साधन, यानी कि किसी भी कार्य होने के माध्यम को, है ना, उसके माध्यम को, मीडियम को दर्शाते हैं, वो क्या है, साधनवाचक ही संबंध बोधक हैं। इसके बाद में है निमित्त वाचक, ठीक है। अब ये इसके अंदर ये निमित्त वाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये शब्द ही हैं जो वाक्य में आते हैं, आराम से समझ में आएंगे, है ना। हेतु, हित, वास्ते, जैसे मेरे वास्ते, है ना, आपके वास्ते, आपकी खातिर मुझे जयपुर जाना पड़ा, है ना, ठीक है। फलस्वरूप, बदौलत, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध, समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह, अपेक्षा, सामने, बल्कि। अब ये शब्द हैं, ये अलग अलग दूसरे जो अव्यय हैं उनके अंदर भी आ सकते हैं। वाक्य के हिसाब से भी अव्यय है, वो संबंध सूचक भी हो सकता है ना, वो कालवाचक भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य के आधार पर भी उसके अंदर क्या है, जो बदलता है, जो उसका स्वरूप है वो बदलता है कि उसको अपन किस कैटेगरी में शामिल करेंगे। बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त, तक, मात्र, पर्यंत, भर, ये शब्द है ना। सिवा, लिए, कारण, वास्ते। अब देखो ये वास्ते है वो हेतुवाचक के अंदर भी आया और ये निमित्तवाचक के अंदर भी आया, तो ये जो कैटेगरी हैं अलग अलग, इनको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और शब्द भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, एक बार दो बार पढ़ लेंगे ना, उसके बाद में जब वाक्यों में इनका प्रयोग देखेंगे तो आराम से इनको अपन पहचान पाएंगे कि ये किस प्रकार का अव्यय है, संबंध बोधक है या मुख्य रूप से ये अलग अलग समुच्चय बोधक है, ठीक है ना, तो या क्रिया विशेषण है, ऐसे पहचान पाएंगे अपन। इसके बाद में है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब इन शब्दों को तो आराम से विस्मय उत्पन्न करने वाले, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले, है ना, यूँ अचानक से सहसा कोई कार्य हो रहा है तो उसको दर्शाने वाले अव्यय शब्द हैं, वो विस्मयादि बोधक होंगे। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। अब मनोभावों के अंदर क्या हो सकता है, हर्ष यानी कि खुशी हो सकती है, शोक हो सकता है, आश्चर्य, तिरस्कार, ये भाव सूचित करने वाले जो अव्यय होंगे वो विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे। जैसे हाय, है ना, अब शब्द हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे हाय बहुत बुरा हुआ, है ना। फिर अपन कहते हैं कि जैसे अपन कहेंगे कि जैसे दिनेश के 90% 12वीं क्लास में 90% अंक आए, अपन कहेंगे अच्छा, मतलब कि इतने नंबर आए, है ना। तो इस प्रकार से विस्मय को उत्पन्न करने वाले, है ना, अच्छा, छी, वाह, ऐसे। हर्ष यानी कि खुशी को अभिव्यक्त करने वाले आहा, वाह, है ना, शाबाश, बहुत खूब, ये खुशी के अंदर। शोक में आह, हाय, ओह, उफ, राम राम, इस प्रकार से नहीं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ आएगा, अच्छा इसको लंबा खिंचाइए, अवग्रह चिन्ह लगा हुआ आएगा तो भी ये विस्मय सूचक शब्द है। भय दर्शाने, अरे रे, है ना, बाप रे, ये भय प्रदर्शित करने वाले हैं। आश्चर्य सूचक में क्या, जैसे यूँ अचानक से यूँ मुंह खुला का खुला रहता है, हैं, इस प्रकार से, है ना। इसके बाद में तिरस्कार सूचक हैं, उसके अंदर तो देखा जाए मुख्य रूप से तो छी, हट, धिक, इस प्रकार से अभिवादन करने के लिए नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, इस प्रकार के शब्द। चेतावनी देने के लिए होशियार, खबरदार, सावधान, है ना। कृतज्ञता सूचक यानी कि किसी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ये शब्द, है ना। फिर नकारात्मक या सकारात्मक भाव के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो अव्यय शब्द हैं वो हैं तो हाँ सकारात्मक है, जी हाँ सकारात्मक है, नहीं, जी नहीं, न, ये सब क्या हैं, नकारात्मक अव्यय शब्द हैं। तो इस प्रकार से अपन मुख्य रूप से क्या देख सकते हैं कि अलग अलग जो विकारी और अविकारी, विकारी शब्दों के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये देखिए जिनमें से विशेषण आज की क्लास में अपन ने देखा, संज्ञा, सर्वनाम और क्रियाएं हैं वो पूर्व के वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में जो आपके अविकारी शब्द थे या अव्यय शब्द थे उनके अंदर क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद में संबंध बोधक और मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय, और उसके बाद में जो विस्मयादि बोधक हैं वो अव्यय हैं, वो अपन ने आज की क्लास के अंदर देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लगातार आप चैनल के ऊपर बने रहें और चैनल के ऊपर अपना सहयोग है वो भी बनाए रखें और अपनी
स्टडी को जारी रखें। इन्हीं उम्मीदों के साथ और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।